तो जैसा कि कल आपको अधिगम और अर्जन के बारे में बताया गया था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दिया गया है। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। इसमें से 4 गतिविधि लिखी गई है। कितनी? 4 गतिविधियां लिखी गई हैं। और किससे अभिप्रेरित होते हैं, माने किसकी तरह ज्यादा झुकाव होता है, किसके तरफ वह क्या करते हैं, ज्यादा झुकाव करते हैं, किसकी तरफ उनका ज्यादा अट्रैक्शन होता है। ये चीजें आपको दी गई है। दिया गया है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, माने जो वयस्क योजना बनाते हैं उनके द्वारा, या जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। तो सभी लोग अपने को ही पसंद करते हैं, अपने ही उम्र में अपनी ही चीजों को ही लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। देखिए 2 चीजें हैं, अर्थपूर्ण दिया तो गया जरूर है, लेकिन बच्चे क्या है, अर्थ के विषय से उनका संबंध नहीं होता है, अर्थ के विषय से उनका संबंध नहीं होता है, उनका संबंध अर्थ से नहीं होता। अच्छा किसने बनाया, क्या बनाया, ये चीजें जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण है। तो कहने बच्चे से जब प्रेरित है तो अध्यापक की कोई बात, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं। तो हम एक एक विकल्प को कारण सहित काटते हैं। तो दिया गया बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण हो। तो जो बच्चे के लिए सुटेबल नहीं होगी, जो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगी, तो उसकी तरफ बच्चे प्रेरित नहीं होंगे। यहाँ अध्यापक दिया गया है, गलत है। यहाँ दिया गया जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। बच्चे अर्थ के विषय में नहीं, अभी केवल वह क्या करेंगे, उस गतिविधि को ही जानेंगे, उस गतिविधि में क्या है क्या नहीं है, इससे उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ आपका विकल्प बी होगा कि जो बच्चों द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। आप देखिए, अगर कोई चार्ट है, कोई वस्तु है, उसको अगर कोई दूसरा बना करके ले आता है और उसके सहपाठी बना करके ले आते हैं, तो निश्चित ही वो बोलते हैं कि जरा हमको दिखाओ कैसे बनाए हो। तो वहाँ क्या है, बच्चों द्वारा चीजें बनाई गई, बच्चे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसके बाद दिया गया है आपका नेक्स्ट है, तो आपको इसी तरीके के प्रश्न आएंगे और इसी तरीके से कारण सहित, देखिए 2 चीजें, कारण सहित आप क्या करेंगे, अलग अलग विकल्प को काटेंगे, अलग अलग विकल्प को उसमें देखेंगे कि यह कारण है इसलिए यह नहीं हो सकता है, यह कारण हो सकता है, यह सही हो सकता है। इस तरीके से सबको अलग अलग विकल्प को काटते चले जाएंगे और उसमें से एक विकल्प को ही क्या करेंगे, सही करेंगे। दूसरा दिया गया, भाषा, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा बहुभाषा बच्चों में ठीक उसी तरह विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। तो दिया गया जैविक का मतलब क्या होगा, आता है जन्मजात, सहजात, जेनेटिक। यह बातें प्राकृतिक, यह बातें किसने की है, नोम चॉम्स्की, चोमकी लिखा गया है, चॉम्स्की, ऐसे आप कर लेंगे। तो आपको दिया गया बहुभाषा बच्चों में ठीक उसी तरह विकसित होती है जिससे अन्य जैविक कार्य। तो ये बातें किसने की हैं, तो यह नाम चॉम्स्की। तो नोम चॉम्स्की के बारे में
और बायोगस्सी के जो भाषा संबंधी विचार है, जीन पियाजे का विचार है, स्किनर का विचार है, रायबर्न का विचार है, तो आप इसी आधार पर क्या करें, पाश्चात्य विचारकों के भाषा संबंधी विचार को अवश्य पढ़ लें। पढ़कर याद कर लें, पढ़कर याद कर लें, यह निश्चित ही पूछा जाएगा। तो पाश्चात्य विचारकों के भाषा संबंधी विचार को अवश्य पढ़ करके याद कर लें। तो सारे विचारकों के अलग अलग मत होंगे। यहाँ जैविक से प्राकृतिक से संबंध किसका रहता है, सहजात जन्मजात, ये गुण क्या है, ये नोम चॉम्स्की के कथन होंगे। जहां भी इस तरीके की बातें आती हैं तो आप क्या करेंगे, नोम चॉम्स्की को ही वरीयता देंगे। तो इस तरीके के देखिए अलग अलग कथन है। अच्छा, इसमें दिया गया ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दिया गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन। अब आकलन क्या होता है, अनुमान। आकलन का मतलब क्या होता है, अनुमान किया जाता है। आकलन में क्या होती है, परीक्षाएं नहीं होती हैं, कोई टेस्ट नहीं होता। आकलन में दिया गया, आकलन में जैसे ही कहा गया आकलन, आकलन क्या होता है, आकलन कोई लिखित नहीं होता है। आकलन आप जानिएगा लिखित नहीं होता है, लिखित नहीं होता है, आप ध्यान रखिए। आकलन करना कि क्या यह बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ने में तेज है कि नहीं, आकलन कोई लिखित प्रक्रिया नहीं होती। अब आकलन को हम मूल्यांकन नहीं कह सकते हैं। मूल्यांकन में क्या होता है, लिखित टेस्ट कराए जाते हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, माने लिखित प्रक्रिया नहीं होती। पहले तो आकलन समझना जरूरी है। तो दिया, एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। माने अगर आप भाषा के अध्यापक हैं और भाषा के अगर आप अध्यापक हैं तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए। 4 विकल्प लिखे गए हैं, 4 बातें लिखी गई हैं, उसमें से आपकी एक ही बातें क्या है, सही। अब उसमें सबसे प्रभावी बात क्या हो सकती है एक प्राथमिक बच्चे के आकलन के संदर्भ में, उसी को आपको सही करना है। तो आप देखिए, औपचारिक समूह परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। हमने ये आपको बताया, सीधी बात, आकलन में लिखित नहीं होता है, तो जब दर्ज करेंगे तो वह लिखित हो जाएगा। इसलिए ये विकल्प क्या है, गलत है। दूसरा दिया, एक अवधि में अंत में परीक्षा लेना, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। हमने कहा लिखित नहीं होता है, परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा नहीं होती है, ये ध्यान रखिए आप, परीक्षा नहीं होती है। आकलन का मतलब समझिए, परीक्षा नहीं होती है। इसके बाद दिया गया शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में दिया गया, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा
उसे शिक्षार्थियों और उनके माता पिता के साथ साझा करना। ये विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से आप क्या करेंगे, ओरल जानकारी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जो जानकारी प्राप्त होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, अभिभावकों से, उनके माता पिता से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपके बच्चे में ये चीजें हैं, लेकिन लिखित रूप में नहीं। भाषा के अभ्यास में वृद्धि लाने प्रतिदिन कार्य, मैंने बताया सीधी सी बात आपको ये जानना ये भी गलत है। तो कहने का मतलब ये दिया गया, आपको दिए गए 4 विकल्प दिए गए, तो इसमें से क्या है, सी सही है। क्या है, सी सही है। तो मेन चीज क्या होती है, मुख्य चीजें, जब आकलन समझ गए, मैंने आपको 2 चीजें बताया कि आकलन में लिखित नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल अनुमान होगा। क्या होगा, अनुमान होगा। दोनों चीजें इस बात को ध्यान में रख करके आप विकल्प को मैंने बताया था कि कारण सहित हटाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आप देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। आप देखिए, अंतःक्रिया यहां आप सही कर लें, अंतःक्रिया। ये कथन है कि बच्चे जो भी सीखते हैं वह अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की का कथन है। इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, अपने पाठ को इस तरह से योजना बनावें कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया और बातचीत किए बिना कार्य करें। ऐसी पाठ योजना बनावें जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल हो। फिर दिया गया, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करें। सुन लीजिए, तो जब हमको क्या है कि जब हमको ये बताया गया कि वाइगोत्स्की के कथन सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित रिलेटेड बातें कौन सी हैं, तो क्या है, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनावें ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। जोड़े और समूह जब हो जाएगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया माने सामाजिक अंतःक्रिया से रिलेटेड चीजें कौन सी हो सकती हैं, वह चीजों को आपको, उस वाक्य को, उस संदर्भ को खोजना है। तो ये दिया गया है कि जोड़े और समूह कार्य के लिए योजना बनावें, कि कैसे बच्चे समूह में कोई कार्य करेंगे, क्योंकि उसने ये कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसके आधार पर आपका क्वेश्चन क्या होगा, डी आंसर सही होगा। अब आप देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। अच्छा, ये देखिए, ऐसी पाठ जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए, अब अंतःक्रिया से बचना जब हो गया तो ऐसे ही गलत हो गया। ये भी है बिना बातचीत किए। यहाँ दिया गया, जोड़े और समूह कार्य के लिए योजना बनावे ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण के नियमों के एक समूह के रूप में होती है। लिखा गया
मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में मानव मस्तिष्क में होती है। यह विचार किसका दिया गया है? इसमें लिखा गया कि यह विचार किसका दिया गया है। तो आपको लिखना है कि यह किसका विचार है। चॉम्स्की का, नोम चॉम्स्की का विचार है। ये भी क्या किया, ये विचार किसके हैं? नाम चॉम्स्की का विचार है कि मानव मस्तिष्क में व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। तो यहां दिया गया। इसके बाद नेम क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि जो पाश्चात्य विचारक हैं उसकी बातें आप क्या करें, याद कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र क्या होता है? अब ये देखिए, विकास का निकटस्थ क्षेत्र क्या होता है भाषा में? तो बच्चे मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, ये गलत है। मस्तिष्क से यह दिया निकटस्थ क्षेत्र का संबंध मस्तिष्क के नहीं होता है। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच को अंतर को हम क्या कहते हैं? निकटस्थ विकास क्षेत्र। इसके बाद दिया गया भाषा में वह प्रभाव जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर नहीं। ये क्या दिया गया? बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से बीच का क्या होगा? अंतर होगा। इसके बाद दिया गया भाषा अधिगम में दिया गया है। भाषा अधिगम में बोधगम निवेश का क्या अर्थ है? भाषा अधिगम में दिया गया भाषा अधिगम में बोधगम निवेश का क्या? इसके बाद दिया गया भाषा अधिगम में बोधगम निवेश क्या होता है? भाषा अधिगम में बोधगम निवेश क्या होता है? बच्चों के ऐसे भाषाएं उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा में अंतर है, गलत है। दिया गया इसमें क्या है? बच्चों को लक्ष्य भाषा से अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर जो उचित भाषा उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, ये सही है। ये क्या है? सही है। माने इसके कहने का मतलब यह हो गया बोधगम निवेश माने कक्षा 5 का विद्यार्थी है तो वह कक्षा 6 की पाठ्य वस्तुओं के बारे में उसको जानकारी है। अगर इस तरीके की जानकारी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बोधगम्य निवेश। इसके बाद बोधगम्य, अब देखिए बोधगम्य निवेश का मतलब होता है, बोध माने क्या होता है? जानना। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके द्वारा प्रस्तावित अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग किया जाता है? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो दिया गया किसके द्वारा अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो भाषा सीखने में अनुकूलन और समायोजन की बात, भाषा सीखने में आप देखिए, भाषा सीखने में
अनुकूलन, अनुकूलन और समायोजन, अनुकूलन और समायोजन। समायोजन की बात जीन पियाजे ने किया था। ये आप याद करिए कि अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग भाषा सीखने में किया जाता है, तो वह क्या है? जीन पियाजे। तो आप क्या लिखेंगे? जीन पियाजे या जीन पियाजे, ऐसे लिख सकते हैं आप। मतलब कहने का अर्थ एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि, ग्रहणशील विधि, गत विधि पर आधारित अधिगम, अनुवाद विधि। तो जिसमें मातृभाषा का हम प्रयोग क्या करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, जरा सा भी नहीं करते हैं। अब आप देखिए, अनुवाद करेंगे तभी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत। कोई गतिविधि आधारित अधिगम भी करेंगे तभी मातृभाषा को हटा नहीं पाएंगे। ग्रहणशील कोई विधि ग्रहण करते हैं, तो मान लीजिए किसी अध्यापक ने खड़ी भाषा में पढ़ाया, तो उसे याद करने के लिए आप क्या करेंगे? मातृभाषा का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष विधि में आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको ये जानना है कि भाषा में प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। भाषा में प्रत्यक्ष विधि, भाषा में प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? माने अध्यापक के साथ अध्यापक के लिखने के साथ साथ अध्यापक के लिखने के साथ ही बच्चे भी साथ में लिखते हैं। उसी तरह लिखते हैं, उसी तरह लिखते हैं, उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। उसी प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो दिया गया ये प्रत्यक्ष विधि होती क्या है? माने अध्यापक पढ़ा रहा है और ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, साथ में बच्चे भी क्या करते हैं? सेम उसी तरीके से उसी समय लिखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। तो जब मान लीजिए एक अध्यापक लिखेगा तो वह खड़ी भाषा में लिखेगा, तो वह जिस भाषा में लिखेगा तो आप मातृभाषा में तो उसे लिख नहीं पाएंगे। तो आपको क्या है? जिस भाषा में वह लिखेगा उसी भाषा में लिख पाएंगे। तो कोई भी चीज जब लिखाई जाएगी, पढ़ाई तो जाएगी मातृभाषा में, लेकिन जब लिखाया जाएगा तो वह खड़ी बोली में लिखाएगा, खड़ी भाषा में लिखाया जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष विधि में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है, लिखा गया प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्रथम भाषा क्या माना जाता है? अर्जन। प्रथम भाषा क्या मानी जाती है? जैसे बच्चों की पारिवारिक प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। तो जो चीजें परिवार में सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्जन। अर्जन के द्वारा ही क्या करते हैं? जो चीजें बच्चे घर में पहले सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्जन।
तो दिया गया कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही। अब इसी अर्जन के संबंध में उसने 4 विचार लिखे हैं, आपको या इसमें से क्लियर करना है कि आखिर कौन सा विचार इससे रिलेटेड है। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित होती है। मैंने कल भी बताया भी था कि अर्जन क्या होता है, प्राकृतिक होता है, सहजात होता है, जन्मजात होता है। इसमें मैंने बताया था प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, औपचारिक निर्देश भी नहीं होता है, सचेत प्रयास में भी नहीं होती है। तो हमने कल उसको पढ़ाते समय ही आपको क्या किया था, बता दिया था। आगे दिया गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाम्स्की की परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली सहजात योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। अब बताइए, सहजात में अनुकूलन भी नहीं हो सकता है, अधिगम भी नहीं होता है, क्या होता है? सहजात में अर्जन होता है। क्या होता है? अर्जन को ही हम क्या कहते हैं? सहजात। माने हम सहज रूप में अपने आप कोई भाषा सीख लेते हैं, किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे सहजात कहते हैं। और उसी को दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं? अर्जन। तो उसे हम ये कह सकते हैं कि यह भाषा अर्जन क्या है? उपकरण। ये क्या है? भाषा अर्जन उपकरण है। इसके बाद दिया गया, अब देखिए, हमने आपको बताया कि आप पाश्चात्य विचारक जितने दिए गए हैं, चाम्स्की हैं, वाइगोस्की हैं, स्किनर हैं, रायबर्न हैं, तो तमाम तरह के जितने भी दिए गए हैं, सबके भाषा संबंधी विचार अलग नोट बना करके रख लीजिए। और ये काम करेगा कि मतलब सबके भाषा संबंधी विचार को जहाँ भी आपको मिलता है किताब में, वह विचार आपके एकदम दिमाग में बैठना चाहिए कि यह विचार इसने कहा, यह विचार इसने कहा। तो अगर प्रश्न आएंगे तो वहां अलग कर लेंगे कि नहीं, यह तो विचार इसने कहा था इसलिए यह सही नहीं हो। यह आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब याद दिया गया, नोम चाम्स्की समर्थन करता है। माने किसको नाम चाम्स्की किसको मानता है? इसमें 4 विचार दिए गए हैं, 4 तथ्य दिए गए हैं। इन 4 तथ्यों में नाम चाम्स्की किसको स्वीकार करता है, किसको एक्सपेक्ट करता है? बच्चे द्रुति गति से भाषा अर्जित करते हैं। और दिया गया, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः क्या होता है? एक जैसा होता है। या भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती है और अर्जित नहीं की जाती। भाषा अर्जित वाली संपत्ति तो है नहीं, भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती। दिया गया, तो द्रुत गति से भाषा अर्जित, बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, ऐसा उसने तो कभी नहीं कहा। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप क्या होता है? एक जैसा होगा नहीं ना। तो इसलिए दिया गया है इसमें, अच्छा और क्या है इसमें? सभी संस्कृतियों में दिया गया है, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप क्या होता है? एक जैसा होता है। सभी संस्कृतियों का मतलब यह दिया गया कि कोई भी भाषा हो तो अधिगम का प्रतिरूप क्या होगा? एक होगा। जैसे अंग्रेजी भी हो, समझ रहे हैं, जैसे बंगाली हो, तो अधिगम जब भी चलेगा तो सबके लिए प्रशिक्षण जरूरी है। बोलिए, जैसे हिंदी का प्रशिक्षण आप करते हैं वैसे अन्य का भी प्रशिक्षण करना। तो यहाँ क्या देंगे आप? सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक होता है। यहाँ भाषा केवल सीखी जाती है
यह अर्जित नहीं की जाती। अर्जित भी तो होता है, भाषा में अधिगम और अर्जन दोनों होता है ना, क्या होता है? तो ये दिया गया है, समर्थन करते हैं, तो इसमें ये आप देखिए दोनों बातें सही हो सकती हैं। नोम चॉम्स्की करते हैं, बच्चे द्रुति भाषा भी संस्कृतियों में ये भाषा केवल सीखी जाती है, भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती, ये गलत है। दोनों है, भाषा सीखी भी जाती है और अर्जित भी की जाती है। तो इसलिए ये आपका विकल्प क्या है? सही। आगे दिया गया, स्किनर का क्या विचार है? लिखा गया भाषा परिवेश से सीखी जाती है, सही है। अब आप देखिए, भाषा के अनुसार जो भाषा के नियम और सिद्धांत हैं उसके अनुसार तो सही है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, यह सही है। भाषा में अंतःक्रिया से सीखी जाती है, ये क्या है? वाइगोत्स्की का विचार, ये भी सही है। लेकिन स्किनर विचार का हमको क्या लेना है? स्किनर का इसमें से कौन सा विचार है? भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है भी, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण संबंधी विचार भाषा में किसने डिबेट किया है? यह स्किनर ने। अब जान गए कि नहीं जान गए? आप देखिए, वैसे तो भाषा परिवेश, भाषाई परिवेश, भाषा को सीखने के लिए, अच्छी जानकारी के लिए, बच्चे को सीखना हो भाषा, तो भाषाई परिवेश की जरूरत होती है। भाषा अंतः प्रक्रिया से सीखते हैं। भाषा सीखना एक अत्यंत क्या है? जटिल प्रक्रिया तो है, सरल तो है नहीं। तो अब यहाँ ये पूछा कि किसके, स्किनर का जो विचार है इसमें से कौन सा है? तो आप याद किए रहिए, अनुकरण संबंधी जो सीख है वह क्या है? इसका विचार है। आगे देखिए, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत बार बार पढ़े हैं, क्या है? चॉम्स्की का है। अर्जन संबंधी सिद्धांत किसका है? चॉम्स्की का है। इसके बाद दिया गया और भी है, हाँ। अब आप सुन लीजिए, अब हमने आज जिस तरीके से मैंने बताया था कि डेली 10 क्वेश्चन हम अलग अलग टॉपिक से आपको इसमें भाषा अधिगम और अर्जन से करा दिए, जैसे बहुभाषावाद है, वाचन और कौशल से है, इसी सब से मूल्यांकन से है, ये सब क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। अब आप देखिए, आपको सबसे जरूरी क्या है? भाषाई कौशल। क्या? भाषाई कौशल। भाषाई कौशल में आप जानते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप सुनिए, 4 हैं। कितने हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको हम क्या कहते हैं? वाचन कौशल। क्या कहते हैं? वाचन कौशल। इसको हम क्या कहते हैं? वाचन कौशल। ये ध्यान रखना है। इसी भाषाई कौशल को, इन चारों को क्या किया? 2 भागों में बांट दिया गया। इसके कितने भेद कर दिए गए? 2। इसके भेद कितने हो गए? 2। ग्राह्य, ग्राह्यात्मक कौशल
और इसको जो बांट दिया अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल, इसे दो भागों में बांट दिया गया। ग्राह्य कौन होगा, जिसमें अर्थ संबंधी विचार हैं, तो ये दिया गया है। अब आप देखिए कौन कौन चीजें जो ओरल होती हैं। अब आप देखिए कौन कौन चीजें क्या होती हैं। सुनना, जब सुनते हैं तो क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं। सुनना का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। ग्राह्यात्मक का मतलब यह होता है बोलना। बोलने से क्या है, ग्रहण नहीं होगा। बोलने से ग्रहण नहीं होगा। ग्रहण का मतलब ग्राह्य इंद्रियां होती हैं जो कानों द्वारा सुनी जाती हैं, जिसे श्रवण इंद्रियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको देखिए ग्राह्यात्मक कौशल के अंतर क्या आते हैं, सुनना, और क्या आता है, पढ़ना या वाचन। पढ़ना और वाचन, ये क्या आते हैं, सुनिए, ये क्या आते हैं, ग्राह्यात्मक कौशल। इसके द्वारा हम किसी चीज को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब आप पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यहां क्या दिया गया, बोलना। बोलना और लिखना, ये क्या हो जाएगा, बोलने से अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति। तो जब आप अपने अभिव्यक्तात्मक कौशल माने आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। ये चीजें आपको क्या करनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी। तो जब भी आप कौशल में जाएंगे तो आपको इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। श्रवण और वाचन दो चीजें हैं, श्रवण और वाचन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्राह्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं और ये क्या आते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर आते हैं। अब इसमें जब आप जाएंगे तो अगर भाषा को सीखना है अच्छी तरह, तो आपके सामने क्या होना चाहिए, आपको भाषाई कौशल का विकास, माने आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे के भाषा कौशल को पहले अध्यापक क्या करता है, विकसित करता है। जब बच्चे का भाषा कौशल विकसित हो जाएगा तभी जाकर के वह भाषा के बारे में या भाषा के विषय में या भाषा से संबंधित चीजें समझ सकता है। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, वाचन में विशेष करके चीजें आती हैं। वाचन में आप देखिए, वाचन का मतलब यहां आप जानिए पढ़ना। इसमें आता है सस्वर वाचन, और क्या होता है दूसरा, मौन वाचन। क्या होता है, मौन वाचन। आप वैसे ही जानिए सस्वर वाचन माने जब स्वर में जब बच्चा पढ़ता है, जब बच्चा सस्वर माने स्वर में जब क्या करता है, पढ़ता है, तो उसे स्वर में बोल करके जब पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, सस्वर वाचन। जब आप बोल करके पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, तो वह जब बोल करके पढ़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वस्वर वाचन। अकेले पढ़ता है तो सस्वर वाचन में क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वाचन। क्या हो जाएगा, अगर सस्वर वाचन के अंतर्गत अगर वह पढ़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर वह सस्वर वाचन के अंतर्गत पढ़ता है, आप देखिए
सस्वर वाच्य। अगर इसमें हम भेद करेंगे तो व्यक्तिगत हो जाएगा, व्यक्तिगत। अरे भाई आप व्यक्ति अकेले ही पढ़ रहे हैं, पहले तो आप सस्वर वाचन कहलाए कि आप कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वाचन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वाचन। अगर अध्यापक पढ़ाता है, पहले क्या करता है, अध्यापक जब क्लास में जाता है तो किताब खोल करके पहले पढ़ता है, क्या कहे, और कहता है कि सभी लोग सुने, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि रीडिंग कैसे की जाती है। तो जब ऐसा अध्यापक करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन। क्या करते हैं, मतलब हम ये जाने कि जब अध्यापक पढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन। अब अध्यापक मान लीजिए पढ़ लिया, उसके बाद एक बच्चे को खड़ा कर दिया, कहा आप पढ़ो अब, तो वह जब बच्चा पढ़ेगा तो अध्यापक जैसे पढ़ा है उसके अनुकरण के आधार पर ही नहीं पढ़ेगा कि सर ने कैसे पढ़ा है, कैसे उच्चारण किया है, समझ रहे हैं, किस लय में पढ़े हैं, समझ रहे हैं। तो आपको तब उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरण वाचन। क्या कहेंगे, अनुकरण वाचन। हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरण वाचन। तो आपसे पूछा जाएगा कि आदर्श वाचन से संबंधित प्रश्न आएंगे, अनुकरण वाचन से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब बातें यहां आ जाती हैं मौन वाचन की। मौन वाचन में क्या होता है, दो तरह के होते हैं। मौन वाचन एक द्रुत गति से होता है। मौन वाचन का मतलब यह है कि आपसे कहा गया कि आप पढ़िए, तो बच्चे क्या करते हैं, मौन, बिना बोले हुए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसकी मौन वाचन में होता क्या है, मौन वाचन माने बिना बोले हुए बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है। दूसरी चीज क्या होती है, एकाग्रता आती है, एकाग्रता आती है। आखिर ये क्यों लाया गया, स्कूल में केवल क्या है, इसकी की क्या जरूरत पड़ी कि आप बच्चे जब पढ़ेंगे मौन वाचन में तो उसमें क्या होगा, पहले तो उनका दिमाग क्या होगा, एक जगह स्थिर होगा, चिंतन शक्ति क्या होगी, उनसे बढ़ेगी। मौन वाचन में भी दो वाचन हो जाते हैं, एक क्या होता है, द्रुत गति होती है, द्रुत गति, और ये क्या होता है, गंभीर वाचन। तो जब मौन वाचन में पढ़ेंगे, एक तो क्या है, द्रुत गति, माने उसको अच्छी तरह से उसके अर्थ को समझ करके पढ़ते हैं, और द्रुति वाचन में का विकास कराया जाता है कि बच्चे कैसे तेजी से पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझ लेते हैं। कैसे, जैसे आप लोग अब परीक्षा देते हैं, आप समझ लीजिए, वही आपके लिए भी लागू है कि आप मान लीजिए कोई गद्यांश आ जाता है, आप कहते हैं सर समय नहीं है, समय कम पड़ गया, समय कम पड़ गया, तो आपको द्रुत गति, समझ गए, आपको दोनों गति, तो इसीलिए मौन वाचन में दोनों चीजें बताई गई हैं कि आप जल्दी जल्दी पढ़ करके कैसे अर्थ को समझ लेंगे। तो दोनों गति आपको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अब जो कंपटीशन की परीक्षा दे रहा है उसमें द्रुत गति होनी चाहिए कि कितना जल्दी हम क्या है पढ़ करके इसके अर्थ को समझ लेते। तो ये नींव तो पहले से ही डाली जाती है बच्चों में। अब केवल आप उनको समय दे दीजिए कि नहीं बैठ करके पढ़ो, तो इतना समय तो मिलेगा नहीं। तो इस तरीके की चीजें हैं। और आपको जैसे मान लीजिए ये बता दिया गया कि ये व्यक्तिगत वाचन है, ये मौन वाचन है, समझ गए। अब ये क्या होता है, समूह वाचन। क्या होता है, समूह वाचन। समूह वाचन को हम क्या कहते हैं, समवेत वाचन। शब्द जानिए क्यों शब्द घुमाता है, समूह वाचन को ही हम क्या कहते हैं, समूह वाचन।
तो जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, जब बच्चे एक समूह में खड़े होकर के पढ़ते हैं, समूह में पढ़ते हैं, समूह का मतलब 2 या 2 से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, समूह वाचन। तो इसे आप साधारण शब्दों में तो समूह जान जाते हैं, जब शब्द घुमा देता है समवेत वाचन तो फंस गए। अगर उसने घुमा दिया कि समवेत वाचन तो आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो इसलिए अब हमने आपको बताया कि हर टॉपिक पर अब जैसे वाचन हम समझा देंगे, वाचन पर हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन ले आ देंगे। तो इस तरीके से आप अपना अभ्यास बना सकते हैं, उसके आधार पर कर सकते हैं। अब 1 महीने में जितना भी हो सकता है उतना संस्थान आपके लिए करेगा, ठीक है। और यह है कि निश्चित है आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, इसमें 2 राय नहीं है कि आप जो भी वीडियो है तमाम यूट्यूब पर तमाम कोचिंग के चलते हैं, सबका आप आकलन करके और उसके बाद अपना स्वयं का निर्णय लीजिए। तो ठीक है, आज की बात आज हम इतना ही समाप्त करते हैं, फिर कल हम 3 बजे पुनः मिलेंगे। समय से आया करिए 3 बजे, ठीक। अब वीडियो है ही, खोल करके देख लीजिएगा। जैसे वीडियो चल रही है तो आप क्या करिएगा, खोल करके देख लीजिए।